सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा, पाठ 10वां, ठेस। पाठ का नाम क्या है? ठेस। पूरक पठन फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसके जो रचनाकार है तो फणीश्वरनाथ रेणु जी है। तो ठेस, ठेस यानी क्या? तो हम देखते हैं कभी कभी चलते चलते कोई पत्थर बीच में आता है तो हमारे पैर को क्या लगती है? एक तरह से ठेस यानी चोट लगती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? ठेस कहते हैं। या कोई कोई व्यक्ति कभी कभी बोलते बोलते ही ऐसा बोल जाता है कि वह घाव हमारे मन पर लगता है। तो उस समय भी हम क्या कहते हैं? जो हमारे दिल पर चोट होती है, एक चोट लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठेस कहते हैं। तो यह पाठ का ही नाम है ठेस। और यह पूरक पठन फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और यह जो इस पाठ की कहानी है तो पूरी आंचलिक कहानी है। तो आंचलिक कहानी में यानी क्या? तो गांव पर जो आधारित कहानियाँ होती है तो उसे आंचलिक कहानी कहा जाता है। तो ग्रामीण जीवन पर आधारित जो कहानियाँ होती है तो उसे आंचलिक कहानियाँ कहा जाता है। तो अब फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय हम देखेंगे। जन्म 1921, पूर्णिया बिहार। मृत्यु 1977। परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो यह फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है तो आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की उपमा इन्हें दी जाती है। तो जिस तरह से प्रेमचंद जी ने आंचलिक यानी ग्रामीण जीवन पर बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं तो उसी तरह उनके तरह ही इन्होंने भी ग्रामीण जीवन पर लेखन कार्य किया है। और ग्रामीण जीवन में जो धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता होती है तो इनकी कहानियों में दिखाई देती है। और पढ़ते समय हमें जादुई शैली जो लिखते समय उनकी दिखाई देती है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ: महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, यह इनके उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, यह इनके कथा संग्रह है। ऋणजल, ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, यह रिपोर्टाज है। तो यह इनका परिचय हुआ है। तो अब यह जो ठेस पाठ है तो इस गद्य संबंधी यहाँ पर जो रचनाकार है तो प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो इसमें जो पात्र है तो सिरचन, यह सिरचन के सबहोताल यह कहानी घूमती फिरती हमें दिखाई देती है। तो यह जो सिरचन है तो गांव में रहने वाला जो चटाइया पर्दे होते हैं पुराने ज़माने के तीलियों से जो बनाए जाते थे तो उसका काम वह करता है। तो उसका जीवन किस तरह से रहता है और उसका स्वभाव, सामाजिक जीवन, वह ग्रामीण जीवन और कारागिर जो होते हैं तो उनका स्वाभिमान बड़े ही सुंदर ढंग से इस पाठ में चित्रित किया गया है। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप पाठ किताब में देखो। खेती बाड़ी के समय
गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उनको बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो अब देखो, खेती के काम गांव में चल रहे हैं, मगर खेती के काम करते समय जो मजदूर आते हैं तो मजदूरों में उसकी गिनती कोई भी नहीं करता है और मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाता भी नहीं है, क्योंकि कभी उससे मजदूरी के लिए मजदूर बोलकर बुला लिया तो वह आराम से मजदूरी के लिए जाता है। और तब तक लोगों के जो दूसरे मजदूर होते हैं तो उनका बहुत सारा काम, आधी से ऊपर 1/3 काम हो चुका होता है। और तब वह पगडंडी पर तौल तौल कर, यानी धीरे धीरे पाँव रखता हुआ वह खेत में काम करने के लिए जाता है। तो जो खेती का काम मजदूरों से करवा कर लेते हैं तो उनका कहना है कि हमें मुफ्त की मजदूरी देनी है क्या? ऐसी बात हो तो उसे बुलाया तो कुछ नहीं, मगर जो किसान होते हैं जिनका खेत होता है तो वह ऐसी मुफ्त की मजदूरी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए वह काम पर सिरचन को कभी भी बुलाते नहीं हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारागिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही तो आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारागिर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। तो अब देखो,
यह जो सिरचन है तो खेती के काम के लिए उसे कोई नहीं बुलाता है। तो जो सिरचन है तो जो किसान होते हैं तो वह कहते हैं कि मुफ्त की यदि मजदूरी देनी है तो उस समय हम सिरचन को बुला सकते हैं, मगर मुफ्त की मजदूरी हमें देनी है क्या? नहीं देनी है। तो सिरचन का यहाँ कुछ काम है क्या? नहीं है। तो लेखक यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि आज सिरचन को सारे लोग मुफ्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं, चटोर कहते हैं, मगर एक समय एक ज़माना ऐसा था कि उसके मड़ैया यानी क्या? झोपड़ी। मड़ैया यानी क्या? झोपड़ी। तो उसके झोपड़ी के सामने बाबू लोगों की सवारियाँ यानी क्या? गाड़ियों में बैठकर बड़े बड़े लोग उसके झोपड़ी के सामने आकर रुक जाते थे और सिरचन की खुशामद करते थे, तारीफ करते थे कि अरे सिरचन भाई, तुम्हारे हाथ में जो कारागिरी है तो वह कारागिरी इलाके के दूसरे किसी भी कारागिर में नहीं है। और आप चिक यानी क्या? पर्दे। पुराने ज़माने में जो बाँस की तिलियों से पर्दे बनाए जाते थे तो वह पर्दे बनाने का काम जो कारागिरी सिरचन के हाथ में है तो वह किसी भी दूसरे के हाथ में नहीं है। और लेखक जो है तो सिरचन को बुलाने जाते हैं और कहते हैं कि माँ ने तुम्हें बुलाया है। मगर लेखक जो है तो सिरचन को बुलाने जाने से पहले अपने माँ से पूछते हैं कि भोग में क्या क्या लगेगा। भोग यानी वह सिरचन आने के बाद आप उसे खाने के लिए क्या क्या देने वाली हूँ। तो उस समय माँ हंसकर लेखक से कहती है कि जा, जो सिरचन बेचारा है तो मुझे कभी भी भोग की बात नहीं उठाता है मेरे सामने। तो लेखक अपने माँ से कहते हैं कि नहीं, पंचानन चौधरी का जब छोटा लड़का आया था तो मैंने देखा था कि सिरचन ने उसका किस तरह से बेपानी यानी बेइज्जत अपमान कर दिया था कि तुम्हारी जो भाभी है तो नाखून से काटकर यानी थोड़ा थोड़ा जो सब्जियां होती है तो थोड़ी थोड़ी ही परोसती है और इमली डालकर जो कढ़ी बनाई जाती है तो हम देखते हैं कि कढ़ी यह जो दही से छाछ निकलता है, माखन से जो छाछ निकलता है तो छाछ की कढ़ी बनाई जाती है। मगर यहाँ पर जो पंचानन चौधरी तो उसकी भाभी यह इमली की कढ़ी बनाती है और इमली की कढ़ी तो गरीब घर की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारे भाभी ने यह कहाँ पर सीख ली? इस तरह से उसने पंचानन चौधरी से कहा था। इसलिए तुम मुझे पहले बताओ कि वह आने के बाद उसे तुम क्या क्या खिलाओगी और उसके बाद ही मैं जाऊंगा। मगर लेखक की माँ उसे भेज देती है कि नहीं, जब मैं बुलाती हूँ तो वह कभी भी मुझसे खाने पीने की बातें नहीं करता है। जाओ, उसे तुम बुला कर लाओ। और लेखक जाते हैं और सिरचन को बुला कर लाते हैं। और लेखक के साथ जब सिरचन आता है तो माँ सिरचन को देखती है और कहती है कि मैं आज नेनू मत रही थी। नेनू यानी जो दूध होता है तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है और दही को एक साथ रवि से घुसलते हैं तो उससे क्या निकलता है? फिर माखन निकलता है। तो माखन निकालने का कार्य आज मैं कर रही थी और अभी वह माखन मैंने घी तैयार करने के लिए रखा है। और घी की क्या हो रही है? जब वह माखन पिघलता है और उसका रूपांतर किस में होता है? घी में होता है। और नीचे के साइड में जो पतीला होता है तो उसे खंकोरन कहते हैं, या हम तलवे को जो लाल लाल घी चिपका हुआ होता है तो
वह उसकी सुगंध और वह खाना भी क्या है, सिरचन को बहुत पसंद आता है। तो वही सुगंध सूंघकर मैं यहाँ पर आया हूँ। इस तरह से लेखक के माँ के साथ सिरचन बात कर रहा है। और तभी लेखक की माँ जो है तो सिरचन से कहने लगती है कि बड़ी बेटी की ससुराल से क्या आई है, चिट्ठी आई है। जो बेटी है उसकी, तो उसके ननन को मोती की शीतल पाटी चाहिए। शीतल पाटी यानी क्या, चटाई। जो नागर मोती की घास होती है तो उससे जो चटाई बनाई जाती है, मोती की शीतल पाटी यानी नागर मोती की घास से बनाई हुई चटाई चाहिए। तो वह रूठ कर बैठी है उसकी ननन, तो उसे शीतल पाटी चाहिए, तो आप मुझे बनाकर दो। सिरचन क्या कहता है, उस समय हंसता है और घी की सुगंध सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं तो यह अब कौन सा मौसम है, शादी ब्याह का मौसम है। और इस समय मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है क्या, नहीं मिलता है। क्योंकि सिरचन जो है तो वह जाति का कारागिर है। तो जब एक बार वह कारागिरी यानी चटाई या छिक यानी पर्दा बनाने के लिए बैठता है तो घंटों बैठकर वह पूरा अपना एक मन लगाकर काम करने बैठ जाता है। एक एक मोती यानी क्या, एक तरह की घास, नागर मोती की घास को मोती कहा जाता है। और पटेर यानी जो तालाबों में उगने वाली घास के जो घास होती है तो उससे यह चटाई बनाई जाती है। तो पटेर वह भी एक घास का ही नाम है। फिर यह नागर मोती की और पटेर की क्या करता है, उनकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची यानी वह घास अच्छी तरह से बांध कर रखता है और फिर उसे क्या करता है, रंग बिरंगे अलग अलग कलर देने का कार्य करने लगता है। और सुतलियों में फिर बांधकर वह पूरी लगन से तन्मयता से क्या करता है, उनकी चटैया या पर्दे बनाने का कार्य करने लगता है। तो यह जो सिरचन है तो पूरा मन लगाकर काम करता है, मगर बीच में यदि उसे किसी ने बाधा डाली तो उस समय उसे बहुत गुस्सा आता है। और जिस तरह से नाग हम देखते हैं कि अपना फन निकाल कर फुफकार मारता है गुस्से में, तो उसी तरह झट से वह जो भी सामने होता है तो मुंह तोड़ जवाब उसे दे देता है। तो वही के वही, सामने वालों को बुरा लगे या अच्छा लगे, वह वही के वही क्या करता है, उलटकर जवाब दे देता है। इसके आगे का पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे, बाद की तासिका में देखेंगे। यह पूरा लेसन आपको पढ़ना है। तो धन्यवाद छात्रों।